Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। कल शाम को ही मैंने एक मैसेज डाल दिया था कि सुबह 7 बजे टेस्ट आ रहा है आपके बाल विकास व शिक्षण विधियों का, मतलब बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान कह दीजिए आप। तो 20 प्रश्न हैं साथियों, लिखा है मैंने 15 सही कर दो, रीट में पूरे 30 सही होंगे। देखिएगा टॉप लेवल के क्वेश्चन है। शुरू के 2-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपको सरल लगे, लेकिन फिर 5 से 6 या 7वें क्वेश्चन से आपका लेवल एकदम अलग बदल जाएगा इस टेस्ट का। तो बिल्कुल आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में से ये टेस्ट बनाया है। देखिएगा प्रश्नों के लेवल को, वीडियो को पूरा ही देखिएगा इस वीडियो को। तो साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो मित्रों। बिल्कुल शानदार, जिनका कोई जवाब नहीं, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। विशिष्ट आप इनको कह सकते हो। पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति के अंदर उत्तेजित अवस्था है जिसके संबंध में असत्य कथन है। यह एक जटिल अवस्था है। इसके कुछ आत्मनिष्ठ भाव होते हैं। संवेग मुख्यतः 2 तरह के होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि संवेग व्यक्ति के अंदर की उत्तेजित अवस्था है, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है, मतलब संवेग के संबंध में। तो साथियों पहला जो कथन है कि यह एक जटिल अवस्था है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा जो कथन है, इसके कुछ आत्मनिष्ठ भाव होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जी हाँ, तीनों ही कथन सत्य है, मतलब इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है साथियों। यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। देखिएगा 5-6 क्वेश्चनों को देख लीजिए, फिर उसके बाद अलग ही मजा आपको आने वाला है इस टेस्ट में। ऐसा लगेगा एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आपको इस टेस्ट के अंदर आने वाली है। 15 गिन लेना, एक अगर सही हुआ है, एक ही क्वेश्चन किया है, 15 गिन के बताना आप बिल्कुल ईमानदारी से। वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता का अर्थ है वह चिंता जो वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर ले, वह चिंता जो अचेतन मन से उत्पन्न होती है, और इनमें से सभी। तो साथियों वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता किसे कहा जाएगा? मित्रों देखिएगा, वह चिंता जो अचेतन मन से उत्पन्न होती है उसको तो हम मनोस्नायु विकृति दुश्चिंता के नाम से जानते हैं, और जो दुश्चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है उसको ही हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों तीसरा क्वेश्चन है, भूख प्यास काम नींद किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? सामाजिक, जैविक, मनोसामाजिक और अर्जित। तो साथियों सामाजिक में तो जैसे संबंधन है, उपलब्धि है, ऐसी चीज़ें आएंगी। ये देखिए भूख प्यास काम नींद ये जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाती है साथियों। तो ये जन्मजात होती है, इनको अर्जित नहीं किया जाता है। दूसरा विकल्प सही है जो जीवन के लिए आवश्यक है। काम को कई जगह पर मनोसामाजिक भी माना जाता है, बाकी भूख प्यास नींद तो पूर्ण रूप से जैविक है, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में तो दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चिंतन सदैव होता है स्वली, लक्ष्य उन्मुख, समस्या हल करने वाला और क्रियात्मक। तो साथियों चिंतन देखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष है, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। स्वली मतलब काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक चिंतन भी नहीं होता है। देखिएगा 2 विकल्प है, लक्ष्य उन्मुख और समस्या हल करने वाला। तो मित्रों कौन सा सही करोगे, अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में देखिएगा लक्ष्य उन्मुख और समस्या हल करने वाला। तो चिंतन कब उत्पन्न होता है? जब हमारे सामने समस्या आती है। अब एक बार अच्छी तरह से सुनिएगा, फिर ही ऑब्जेक्शन उठाइएगा किसी भी प्रश्न पर। तो समस्या हल करने के लिए हम चिंतन करते हैं, लेकिन क्या जब भी चिंतन किया जाता है हर बार समस्या का समाधान हो पाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। इसलिए हर बार समस्या हल करने वाला की जगह
ये लक्ष्य उन्मुख होता है, क्योंकि चिंतन हम एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं साथियों। ये हमेशा लक्ष्य उन्मुख रहेगा। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों, 5वां क्वेश्चन क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के कितने प्रकार बतलाए हैं? 1, 2, 3 और 4 बताइएगा कितने प्रकार बताए हैं साथियों। तो मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के कुल 4 प्रकार बताए हैं। एक है आगमनात्मक तर्कना, एक है निगमनात्मक तर्कना, एक है सादृश्यवादी तर्कना और एक है आलोचनात्मक तर्कना। इस प्रकार तर्कना के कुल 4 प्रकार बताए गए हैं। मतलब चौथा ही विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 मैंने कहा था 5 के बाद में कुछ लेवल चेंज होने वाला है, कुछ प्रश्न चेंज होने वाले हैं, सोचने का तरीका चेंज होने वाला है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को 15 क्वेश्चन गिन के बताइएगा, ईमानदारी से वापिस अब भी कह रहा हूं मैं। अधिगम अशक्तता उन बच्चों में भी पाई जा सकती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाले हो, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हो और पठन वैकल्य से ग्रसित हो। तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर दीजिएगा। मित्रों, क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए फिर आंसर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आंसर करें। तो साथियों देखिएगा, अधिगम अशक्तता सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वालों में भी पाई जा सकती है, सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है, जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हो उनमें भी पाई जा सकती है, और जो बच्चे पठन वैकल्य से ग्रसित हो तो उनमें तो अधिगम अशक्तता पाई ही जाती है। तो मतलब इस क्वेश्चन पर हम क्या देंगे? बोनस देंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 150 में से 10-20 क्वेश्चनों पे बोनस देता है, तो हम एक क्वेश्चन पे ही दे रहे हैं 20 क्वेश्चनों में। तो साथियों यहाँ पर चारों ही विकल्प सही है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं इनमें अधिगम अशक्तता पाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं है। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलित प्रयासों की संख्या व विलंब और अंतर्दृष्टि। तो साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं, पुनर्बलन की अनुसूची बताई है, पुनर्बलित प्रयासों की संख्या और विलंब, इन सभी चीजों को बताया है कि ये चीजें क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती है। लेकिन अंतर्दृष्टि यह तो फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत चली जाती है ये चीज, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 8। अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग नहीं होता है। पूरे 20 क्वेश्चन को करके देखना और फिर 15 क्वेश्चन गिनना, ईमानदारी से अगर कर सको तो। वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, दूसरा है अवांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, तीसरा है शिक्षा में बालकों को सिखाने के लिए, और चौथा है साथियों उपयुक्त सभी। तो कौन सा अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग नहीं है साथियों? देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, मतलब जिस व्यवहार को हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे उसको बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल हम अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। शिक्षा में बालकों को सिखाने के लिए भी, जैसे अनुबंधन के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, प्रयास त्रुटि के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ये अधिगम के सिद्धांत ही तो है साथियों। तो इससे भी बालकों को शिक्षा में सिखाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन अवांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, कि जो चीज नहीं करना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए हम अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। साथियों 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रयास में पुनर्बलन देने से व्यक्ति किसी क्रिया को जल्दी सीखता है और देर तक याद रखता है, देर से सीखता है और जल्दी विलोप हो जाता है, जल्दी सीखता है और जल्दी विलोप हो जाता है, और देर से सीखता है और देर से विलोप होता है। तो इस क्वेश्चन को तो स्टार कर लो, 5 स्टार दे दो इसको। तो आप एक एक क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, किसी भी वस्तुनिष्ठ बुक में ये क्वेश्चन मिल ही नहीं सकते।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों के अंदर से बनाए गए क्वेश्चन है साथियों। ये देखिएगा 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं मैं कि पुनर्बलन जो अनुसूची है, अगर प्रत्येक प्रयास में आप दोगे पुनर्बलन तो फिर वो कहलाएगा सतत पुनर्बलन अनुसूची। कौन सी? सतत पुनर्बलन अनुसूची। और एक और होती है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। तो साथियों यदि प्रत्येक प्रयास में पुनर्बलन दोगे तो देखिए व्यक्ति जल्दी तो सीख लेता है लेकिन उसका विलोप भी जल्दी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने गलत बता दिया। जी नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने कि व्यक्ति जल्दी सीखता भी है और विलोप भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि मित्रों सतत पुनर्बलन अनुसूची में हर बार पुनर्बलन मिलता है तो व्यक्ति को पता होता है कि ये क्रिया करने के बाद में मुझे पुनर्बलन मिलेगा। लेकिन अगर 2-3 बार आप उसे पुनर्बलन नहीं दोगे तो फिर वो क्रिया करना छोड़ देगा, मतलब विलोप भी जल्दी हो जाएगा। और जो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची है उसमें व्यक्ति सीखेगा तो धीरे, लेकिन विलोप भी धीरे ही होगा। क्योंकि व्यक्ति को 2-4 बार आप पुनर्बलन नहीं दोगे तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि हाँ फिर अब कुछ समय बाद दे देंगे, लेकिन दे देंगे, तो ऐसा उसका विश्वास हो जाता है। लेकिन सतत में विलोपन भी जल्दी होता है और सीखता भी जल्दी है। 101% तीसरा ही विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा आपके, ये रहा आपके प्रश्न नंबर 10। कक्षा में एक छात्र प्रथम स्थान लाने के लिए आंतरिक रूप से मन लगाकर अत्यधिक मेहनत करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे प्रथम स्थान आने पर साइकिल दिलाने का वादा किया है। यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, सामाजिक अभिप्रेरणा का, नकारात्मक अभिप्रेरणा का। तो साथियों उपयुक्त जो उदाहरण है, भाई छात्र मन लगाकर, आंतरिक रूप से मन लगाकर मेहनत कर रहे हो कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए, लेकिन उसके पिताजी ने क्या कह रखा है कि भाई प्रथम स्थान अगर आ गया तेरे तो फिर मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। तो मेहनत इसलिए कर रहा है, तो फिर इसको आप आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं कहोगे साथियों, इसको आपको कहना पड़ेगा बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि मूल चीज क्या है? साइकिल। तो साथियों 100% यहाँ पर भी बाह्य अभिप्रेरणा वाला जो दूसरा विकल्प है वो ही सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में, दूसरा विकल्प। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न नंबर 11 है आपके, देखिएगा 11वें क्वेश्चन को। अधिगम साधन व साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थिति में भी किया जा सकता है। उपयुक्त कथन के पक्ष में कौन सा सिद्धांत है? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो मित्रों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिगम है उस साधन और साध्य इनके बीच में संज्ञानात्मक संबंध है और इसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थिति में भी कर सकते हो। तो ये है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए किसी समस्या का समाधान यदि व्यक्ति ने अंतर्दृष्टि के माध्यम से कर लिया तो फिर व्यक्ति के सामने जब किसी अन्य परिस्थिति में ऐसी समस्या आएगी तो वो तुरंत ही, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी समस्या का समाधान इस प्रकार से होता है, तो तुरंत ही वो अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसका समाधान कर लेगा। तो साथियों ये साधन और साध्य के बीच जो संज्ञानात्मक संबंध स्थापित होना कहलाता है। चौथा विकल्प सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। साथियों 12वां क्वेश्चन है, अवधान, स्मृति, अनुकरण व अभिप्रेरणा किस सिद्धांत से संबंधित कारक है? अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, टोलमैन का सिद्धांत, मेस्लो का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। तो मित्रों देखिएगा, अवधान मतलब ध्यान केंद्रण, स्मृति मतलब उस चीज को पुनः याद करना, अनुकरण करना और अभिप्रेरणा या पुनर्बलन मिलना जिससे बालक सामाजिक व्यवहार इस प्रकार से सीखता है। ये 4 चरण बताए गए हैं अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अपने सामाजिक सिद्धांत में। तो मित्रों प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। बिल्कुल इसी क्रम में रहेगा। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो अवलोकन आधारित प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत है जिसमें बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है दूसरों को देख करके, तो सबसे पहले बालक ध्यान केंद्रित करेगा, उस चीज की स्मृति करेगा, उसका अनुकरण करेगा और अभिप्रेरणा उसको मिल गई तो उस व्यवहार को वो सीख जाएगा। साथियों प्रथम विकल्प सही है 12वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सेलिगमैन तथा मायर ने मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध प्रयोग किया?
अधिगम अशक्तता, अधिगम असहायता, सांवेगिक बुद्धि और अभिप्रेरणा। तो मित्रों सेलिगमैन और मायर इन दोनों ने जो प्रयोग किया है मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध, तो ये किया गया है अधिगम असहायता के क्षेत्र में। इन्होंने कुत्तों के ऊपर प्रयोग किया था साथियों, सेलिगमैन और मायर ने। बिल्कुल RBS की किताब से ये चीज़ मैंने उठाई है। इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली प्रश्न बन जाए इनमें से। तो साथियों वो जो प्रयोग है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अधिगम असहायता के क्षेत्र पे इन्होंने कुत्तों के ऊपर किस प्रकार से प्रयोग किया था। दूसरा ही विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मित्रों 14वां क्वेश्चन है, उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है साथियों? निरंतरता का नियम है, निकटता का है, पूर्ति का है या समानता का है? तो साथियों उपयुक्त जो कथन है इसमें नियम लगता है पूर्ति का नियम। कौन सा नियम लगता है साथियों? पूर्ति का। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 14 में। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी माता व बालिका अपने पिता से तादात्म्यकरण कर लेते हैं? विकल्पों को देखिएगा आप। जननांगीय अवस्था में, उत्तर लैंगिक अवस्था में, गुदी अवस्था में और मुख्य अवस्था में। तो देखिएगा सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। उसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। कितनी? 5। तो यहाँ पर जो 5 अवस्थाएं बताए हैं उनमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें माता के प्रति बालिका का और पिता के प्रति माता के प्रति तो जो है वो बालक का और पिता के प्रति जो बालिका का है वो तादात्म्यकरण मतलब उनकी ओर वो आकर्षित होते हैं साथियों। तो जननांगी है, उत्तर लैंगिक है, गुदी है या मुखी है? देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उत्तर लैंगिक अवस्था, दूसरा विकल्प। साथियों जननांगी अवस्था 5वीं और अंतिम अवस्था है, मुखीय प्रथम अवस्था है, मुखीय के बाद में गुदीय द्वितीय अवस्था है, उत्तर लैंगिक तृतीय अवस्था है और एक और आता है सुषुप्ता अवस्था जिसमें चौथी अवस्था कहलाती है जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, बाल्यावस्था के आसपास। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बालक के उद्योग उम्र की शुरुआत किस अवस्था में होती है? उद्योग उम्र की शुरुआत मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑटोनॉमी वर्सेज डाउट एंड गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, इनिटिएटिव वर्सेज गिल्ट और इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियोरिटी। तो साथियों एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उद्योग उम्र की शुरुआत किस अवस्था में बताई है? तो मित्रों पहली जो अवस्था है वो तो है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें उद्योग उम्र की शुरुआत नहीं होती है बल्कि उद्योग उम्र की शुरुआत होती है साथियों इंडस्ट्री वर्सेज इंफेरियोरिटी अर्थात परिश्रम बनाम हीन भावना। परिश्रम बनाम हीन भावना यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका, घृणा के स्थान पर प्रेम करना समायोजन की यह उक्ति कौन सी प्रक्षेपित विधि में आएगी? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण और अंतर्वेशन। तो मित्रों घृणा के स्थान पर प्रेम करना इसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया निर्माण मतलब जो चीज होना चाहिए उससे ठीक यदि विपरीत चीज की जाए तो उसको ही प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। प्रतिस्थापन में साथियों क्या किया जाता है कि जो अपने से कमजोर जो लोग हैं, कमजोर जो जीव है उनके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है कमजोर वस्तुओं पर। प्रक्षेपण में खुद के आरोपों को दूसरों के ऊपर मतलब जो खुद में कमियां हैं उनको दूसरों के ऊपर आरोपित किया जाता है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। मित्रों 18वां क्वेश्चन है,
वंशानुक्रम व वातावरण के सापेक्षिक महत्व के संबंध में असत्य कथन है। वंशानुक्रम व वातावरण की पृथकता, वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षीय महत्व, वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व, मानव वंशानुक्रम व वातावरण की उपज। तो देखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षी महत्व के संबंध में पूछा है असत्य कथन। तो देखिए, मानव वंशानुक्रम व वातावरण की उपज होती है, वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है, वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व होता है, लेकिन ये जो पृथकता वाली मतलब अलग अलग होने की बात है, ये गलत है साथियों। ये अपृथकता है, ये वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता का नियम है ये, लेकिन ये पृथकता गलत है, मतलब ये असत्य है। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 18 में मैंने पहले कह दिया था आपसे कि प्रश्न बहुत ही शानदार मिलेंगे। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 रहे, तो कितने क्वेश्चन अभी तक सही कर पाए? क्या 15 का आंकड़ा 18 में टच कर लिया? अगर हाँ तो भाई क्या बात है, मतलब आपका जवाब नहीं, फिर तो नहीं किया तो कोशिश कीजिए। 13-14 हो चुके, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और सही करने की। संतान की शारीरिक रचना व मानसिक रचना उसके माता पिता से मिलती जुलती है, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जर्म प्लेस, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, लॉ ऑफ रिग्रेशन और लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो साथियों, संतान की शारीरिक रचना है वो माता पिता से मिल रही है, तो मतलब हम इसको समानता का नियम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा साथियों? तो इंग्लिश में कहा जाएगा इसको लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। क्या कहा जाएगा? लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। दूसरा विकल्प सही है। कंटिन्यूटी जर्म प्लेस का मतलब तो है निरंतरता का नियम साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा। 19वें में अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन साथियों इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। वीडियो में सुबह के टाइम ही डालता हूँ, ये याद रखिएगा। सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से पहले पहले और 9 बजे से पहले पहले ही लगभग मेरे सारे वीडियो आ जाते हैं साथियों। 20वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है? शेयर कीजिएगा साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। बालक एक सी गति से विकास करता है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो व्यक्तिगत प्रक्रिया मतलब, व्यक्तिगत का मतलब निजी, अलग अलग, तो सभी व्यक्तियों का विकास अलग अलग या अपने तरीके से होता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 20 में अगर यूं आता कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर कौन सा रहता? जीवन पर्यंत चलने वाली। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ दूसरा है प्रश्न नंबर 20 में। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद शिक्षण विधियों का टॉप 20 जो प्रश्न है लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी टेस्ट आ रहा है साथियों। टेस्ट नंबर 21 जरूर अटेंड करिएगा उस टेस्ट को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।